देखो, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिया था और कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस। क्वेश्चन है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट, फुल स्टॉप, विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हमको वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है और पूछ ये रहा है कि इस वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के लिए कौन सा आपका एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का सही ग्राफ होगा। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। ये मेरा क्वेश्चन वाला ग्राफ है, ये वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो चार मैंने ए बी सी डी से लिखा है वो हमारे ऑप्शंस वाले ग्राफ है। चलो एक बार इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। और मैंने तुमको एक बात पहले ही बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो या तो हम लिखते हैं dv बाई डी टी, या फिर हम उसको लिखते हैं v dv बाई डी एक्स। और मैंने तुमको बताया था कि पहले तुम चेक करना कि तुमको कौन सा ग्राफ दिया हुआ है या मेरा फंक्शन कैसा दिया हुआ है। और यहाँ पे सबको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे को क्वेश्चन में वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है। तो अगर वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है तो हम ये जो सेकेंड वाला फॉर्म है इस फॉर्म से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे या इससे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, चलो अच्छी बात है, क्योंकि हमको ग्राफ चाहिए एक्सेलरेशन का और दिया है वेलोसिटी का। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो वो फाइंड करने के लिए आपको चाहिए उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाई ये डीवी बाई डी एक्स आपको शो करता है वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप। ये आपको देता है स्लोप। दिस इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब यहाँ पे हमको वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, सबको वो दिख रहा है। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप सबको फाइंड करने आता है। तो मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा डीवी बाई डी एक्स। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आने वाला है निगेटिव, ये सबको श्योर है। और उसका वैल्यू देखो यहाँ पे आएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। सब लोग चेक करो, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a इक्वल टू वी इन टू एंड इन द प्लेस ऑफ डीवी बाई डी एक्स वहां मैं लिखूंगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। यहाँ किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमको एक लफड़ा दिख रहा है कि हमने स्लोप तो फाइंड कर लिया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, लेकिन हमको वेलोसिटी पता नहीं चला है। हमको वेलोसिटी फाइंड करना होगा। और यहाँ पे सबको साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट नहीं है, हम इतना तो श्योर है भाई, क्योंकि वो एक ग्राफ के अनुसार वेरी कर रहा है, हमको दिख रहा है। तो वेलोसिटी हमको चाहिए। अब एक आइडिया सबको होगा, यहाँ पे हमको वेलोसिटी वर्सेज एक्स का ग्राफ दिया है या वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है। मतलब कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अनुसार कैसे वेरी कर रहा था वो हम लोग लिख सकते हैं। और वो कैसे मिलेगा, बाई राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आप अगर उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हो तो आपको मिल जाएगा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अनुसार कैसे वेरी कर रहा है। और आप लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने सबको आता है। मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। ओके, और यहाँ पे जहाँ पे y था वहां पे हम लिखेंगे v, क्योंकि हमने वेलोसिटी को लिया है अलोंग द y एक्सिस। तो आपका हो जाएगा m, सॉरी जहाँ पे y था वहां पे हो जाएगा v। एंड m क्या होता है, m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो वो हमने पहले ही फाइंड किया है माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। और इन द प्लेस ऑफ x आपका x ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने x एक्सिस पे x ही लिया है। तो वहां पे आप उसको x ही छोड़ दो। और c क्या होता है, c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और सबको दिख रहा है कि y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज v नॉट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा v नॉट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हुआ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छी बात है। अब इस ये जो मेरा इक्वेशन था यहाँ पे जहाँ पे v था वहां पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। तो इन द प्लेस ऑफ v हम लोग लिखेंगे माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, ओके, इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ v। और इसके साथ था मल्टीप्लाई माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। अब इसको सब लोग सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। देखिए
अभी हमको मिल गया कि एक्सेलरेशन कैसे वैरी कर रहा है विथ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हमको मिल गया है इक्वेशन ऑफ ए विथ एक्स। ओके, अब हमको जो ग्राफ बनाना था वो ए वर्सेज एक्स के बीच में ही बनाना है। आप सब लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए का पावर भी 1 है और यहाँ पे एक्स का पावर भी 1 है, मतलब कि दोनों का लीनियर है। और तुमको ऐसा पता होगा कि जब दोनों वेरिएबल्स में लीनियर होते हैं तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। मतलब हम इतना श्योर हो गए हैं कि मेरा स्टेप आने वाला है स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप अगर ऑप्शन चेक करो तो चारों ऑप्शन में ही आपको दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से तो मेरा फैसला नहीं हुआ। तो अब हम लोग और थोड़ा सा इसको सोचेंगे और सोचेंगे और सोचेंगे। तो जब मैं इसको अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो एम जो होता है वो होता है आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और देखो कितना है, हुआ है वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर है, मतलब कि स्लोप पक्का मेरा पॉजिटिव आने वाला है। और देखो ध्यान से, तो यहाँ पे था वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट और उसके साथ माइनस साइन था पहले, मतलब कि जो इसका y इंटरसेप्ट सी आने वाला है वो आपका आने वाला है नेगेटिव में। मतलब जो भी मेरा स्ट्रेट लाइन होगा उसका स्लोप होगा पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। अब आप चेक कर लो कि इन चारों में से किसका स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो अगर आप लोगों को बेसिक आइडिया ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो सभी बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उस ऑप्शन ए में जो स्ट्रेट लाइन दिया है उसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और उसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सबको दिख रहा है ग्राफ कैसा। ओके, अब हमसे पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड इज। आपको समय बराबर 0 से लेके समय बराबर 6 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी कितने से चेंज किया है, चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ आपको बताना है। और जो लोग लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे उनके लिए मेरा एक सजेशन है, मैं इसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो ट्रायंगल बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये भी बना हुआ है ट्रायंगल और ये भी बना हुआ है ट्रायंगल। और हमसे पूछा है कहाँ से, हमसे पूछा है टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 6 सेकेंड तक। तो हम लोग उस पूरे समय अंतराल में जितना भी ग्राफ है हम लोग सबका सब ले लेंगे। तो हमको जो ग्राफ एक्चुअल में दिया है वो आपको 6 सेकेंड तक ही दिया हुआ है, तो आपको मतलब पूरा ग्राफ का एरिया ही कंसीडर करना है। सिंपल सी कहानी ये है। ओके, अब बस तुमको याद ये रखना है ना यहाँ पे कि जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर होता है उसको हम लेते हैं प्लस में, मतलब ये जो आपका एरिया ऊपर में है इसको आप लोगे प्लस में तो प्लस A1, और जो एरिया आपका टाइम एक्सिस के नीचे है उसको आप लोगे माइनस में तो ये आपका हो जाएगा माइनस A2। मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी आने वाला है वो आएगा A1 माइनस A2। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। अच्छा एक बात, ओके। और देखो, और ये भी तुम्हारा 4 ही, हाँ, और ये तुम्हारा दिया हुआ है -4। ये -4 का मतलब ये हुआ कि मेरा टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ आया है इसलिए मैंने -4 शो किया है। हालांकि ये जो तुम्हारा लेंथ है, ये जो तुम्हारा लेंथ है वो तुम्हारा फिर से 4 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो लेंथ ड्रॉ किया हूँ रेड इंक से, ये तुम्हारा लेंथ 4 ही है। अब सबको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने आता है तो जल्दी से तुम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, उसको तुम मान लेना A1। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, उसको तुम मान लेना A2। और A1 माइनस A2 विल बी द आंसर। तुम लोग पास 2 मिनट का समय है, सॉल्व करके मेरे को बताओ। तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में। ओके, क्वेश्चन था कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मेरा पार्टिकल चलना स्टार्ट किया रेस्ट से, मतलब उसका स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी आप मान सकते हो कि उसका स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी भी आई इक्वल टू 0। ओके, फुल स्टॉप। इट्स एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उस पार्टिकल का एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ओके, पूछा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी। आपको बताना है कि उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा और ये ग्राफ देख के आपको बताना है। और जो भी मेरे को ग्राफ दिया है वो दिया है बिटवीन t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 11 सेकेंड तक। हमको जो भी कहानी करना है वो इसी टाइम इंटरवल में ही करना है, क्योंकि इसके बाद हमको कुछ आइडिया है नहीं। ओके, अच्छी बात है। चलो अब देखो, सबसे पहला जो ख्याल आना चाहिए कि हमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया, ग्राफ दिया है और बात कर रहा है वेलोसिटी का। और हमने अभी जस्ट एक बात सीखा है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। और हमको स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी 0 पता है। ओके,
तो अगर मेरे को स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी पता है और हमको अगर चेंज पता चल जाए तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी बता सकते हैं। इतना हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को देख के। ओके चलो अच्छी बात है। अब हमसे पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे है, तुम लोग उसको ध्यान से सुनना होगा। जैसे मान लो कि हमने माना कि ये जो मेरा पार्टिकल बोल रहा था वो एक कार था। अच्छा, कुछ लोग को अब डाउट ये हुआ कि आप कार को पार्टिकल कैसे बोल रहे हो। तो एक्चुअल में हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि इन द केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन आप किसी एक फाइनाइट साइज के बॉडी को पॉइंट पार्टिकल मान के काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस पार्टिकल को बोल के एक कार मान लिया है। ओके, तो ये आपका कार था और कार रेस्ट से स्टार्ट किया है जो कि हमको दिया था क्वेश्चन में। और सबको एक बात यहाँ से दिख रहा है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से कि उस कार में कुछ एक्सेलरेशन है। अब मैं तुमसे पूछूं कि वो जो कार में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो वेरिएबल है भाई, क्योंकि देखो वो मैंने हमको दिया है कि वो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे ग्राफ आपका चेंज करेगा, क्या ग्राफ आपका देखो वहां पे दिख रहा है ना कि वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब हम सिंपल सी कहानी ये बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरी कर रहा है। ओके अच्छी बात है। लेकिन हम एक बात श्योर है कि उस कार में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो देखो आपका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के नीचे नहीं आया है। अगर टाइम एक्सिस के नीचे आता तब हम लोग बोलते हैं कि उसका एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया है। तो जो भी ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन भले ही चेंज कर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव ही है। वो पॉजिटिव ही है। मतलब कि अगर आप अपने मन से राइट साइड को मान लो पॉजिटिव, आप अगर अपने मन से राइट साइड वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो तो इस कार में जो भी एक्सेलरेशन तुम्हारा आएगा वो हमेशा राइट साइड में ही आ रहा है। अब हमको एक बात तो पता है इतना कि कार रेस से स्टार्ट किया है और उसमें पॉजिटिव साइड की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। अब हम एक बात जानते हैं कि अब जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा कार आपका उसी तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब जो मेरा कार है वो राइट साइड में चलना स्टार्ट कर देगा और उसमें एक्सेलरेशन है तो वो कुछ स्पीड गेन करना भी स्टार्ट करेगा। अब सबको ग्राफ देख के एक बात और पता चलेगा कि ये जो मेरा ग्राफ है वो फॉल कर रहा है। ओके अच्छी बात है। ये मेरा ग्राफ फॉल कर रहा है तो फॉलिंग ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम समय बीतता जा रहा है, आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मैं अगर तुमसे कहूं कि आपका वो एक्सेलरेशन का वैल्यू भले ही कर रहा है डिक्रीज लेकिन वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, मतलब कि आपका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा। अब कुछ लोगों को डाउट ये हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो फिर स्पीड कैसे किया इंक्रीज। तो देखो मैं तुमको समझाना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि आपका पर सेकेंड स्पीड कितना चेंज कर रहा है, या इस केस में हम लोग बोलेंगे कि पर सेकेंड में कितना इंक्रीज कर रहा है। तो वो जिस रेट से इंक्रीज कर रहा था वो वैल्यू घट रहा है लेकिन फिर भी इंक्रीज तो कर रहा है ना। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है। ये सबको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से इसको बताऊंगा। बोलो तो जल्दी से, बोलो सब लोग। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि इसका हर एक समय के लिए स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और स्पीड इंक्रीज कर रहा है मतलब कि जब तक काम को समय दिया है तब तक स्पीड इंक्रीज करेगा। मतलब कि जब तक काम को समय दिया है तो उस फाइनल समय पे ही उसका स्पीड मैक्सिमम आने वाला है। ये ग्राफ देख के हम लोग इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मतलब कि सिंपल सा कहानी मेरा ये है ना कि उसका स्पीड मैक्सिमम होगा एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड। तो स्पीड इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड। ये हमने क्यों बोला, क्योंकि उसका पूरे 11 सेकेंड के लिए ही स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और आपका अगर स्पीड इंक्रीज करते जा रहा है करते जा रहा है मतलब कि जो आखिरी समय होगा तभी आपका स्पीड मैक्सिमम होने वाला है। तो हो गया कहानी। ओके अब देखो कि अगर हम मैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लूं तो एरिया विल गिव द चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 11 सेकेंड तक। तो एरिया फाइंड करो तो एरिया कितना आएगा। एरिया विल बी द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ उसका बेस है 11, हाइट है 10, तो ये आपका आने वाला है 55। तो एरिया आपका आया है 55, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 11 सेकेंड इज 55 मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब हमको v इनिशियल जीरो ही दिया था, आपको v इनिशियल क्वेश्चन में जीरो दिया हुआ था, सब लोग चेक करो उसको एक बार। तो मतलब कि जो आपका v फाइनल आएगा वो 55 मीटर पर सेकेंड ही आएगा और यही स्पीड आपका मैक्सिमम भी है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज 55 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बोलो, बोलो। अब अगर मान लो कि यही ग्राफ हमको ऐसा रहता, देखो मैं थोड़ा सा ग्राफ में चेंज करता हूं, अगर यही मेरा ग्राफ ऐसा होता, ए वर्सेस टी ग्राफ, कि अगर मेरा ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे भी आ रहा है, मतलब कि इस 11 सेकेंड के बाद आपका एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया है, इसका मतलब क्या होगा कि आप पहले 11 सेकेंड तक आपका जो स्पीड था वो बढ़ रहा होगा, और 11 सेकेंड के बाद आपका एक्सेलरेशन पहले के जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब कि अब आपका स्पीड डिक्रीज करेगा। तो फिर से जो आपका स्पीड होता है मैक्सिमम वो 11 सेकेंड पे ही होता। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, बोलो, अरे बोलो। हाँ मतलब कि मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना होता तो वो ग्राफ वो 11 सेकंड के बाद भी दे सकता था नीचे की तरफ। तो उस केस में जो तुम्हारा क्या होता है कि 11 सेकंड के बाद अब उसका स्पीड बढ़ता नहीं, अब उसका स्पीड घटना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि अब जो तुम्हारा ए था वो हो गया माइनस में, मतलब कि पहले जिस तरफ था उसके जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब कि आप जिस तरफ मूव कर रहे थे उसके अपोजिट हो गया, तो अब आपका स्पीड घटने लगेगा। तो स्पीड मैक्सिमम 11 सेकंड पे ही होता। देखो मैंने यहाँ नोट्स में 2 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नेवर बी अनडिफाइंड एट एनी पॉइंट, क्योंकि अगर उसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा तो स्लोप हमको ये पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, या स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो मतलब किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। तो अगर अनडिफाइंड नहीं हो सकता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो इन ग्राफ्स का स्लोप भी आपका अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। और स्लोप अनडिफाइंड नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ में जो लाइन बनेगा ना, लाइन वो आपका वर्टिकल लाइन नहीं बन सकता। देखो जैसे मैंने यहाँ पे जब ये ग्राफ बनाया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे ये लाइन तुमको दिख रहा होगा वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन बना हुआ है, तो ये तुम्हारा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों ग्राफ तुम्हारा गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि स्लोप आपका आप जब फाइंड करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये होगा पहला नोट्स। सेकेंड पॉइंट देखो कि एट एनी वन पॉइंट या फिर एट एनी वन टाइम टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी का दो डिफरेंट वेलोसिटी हो जाए, या फिर एक किसी पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर टाइम पे उसका दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये जो मैंने दो ग्राफ लिया है, इस पहले वाले में इस टाइम t1 पे सब देखो ध्यान से, इस टाइम t1 पे इस बॉडी का दो वेलोसिटी है, v1 भी और v2 भी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ आपका गलत हो जाएगा, ये ग्राफ आपका पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली इस सेकेंड वाले ग्राफ में इस टाइम t1 पे उसका डिस्प्लेसमेंट s2 भी है और s1 भी है, तो एक समय पे दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। और अगर तुमको बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया होगा तो तुमको मैथ वाले सर ने पढ़ाया होगा कि अगर किसी ग्राफ को वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने से, मतलब कि अगर एक तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है और जब हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर वो लाइन उस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करता है तो वो तुम्हारा फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम लोग को मैथमेटिक्स का बेसिक आइडिया हो तो ऐसा होता है, मैथ तुमको पढ़ना भी है। तो वो तुमको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें किसी को कोई तकलीफ कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, बोलो तो। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वन डिमेंशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। मतलब कि जब मेरा कोई एक बॉडी होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा, वो पार्टिकुलर डायरेक्शन हो सकता है आइदर एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन, या इसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं, मोशन इन वन डिमेंशन को। चलो अच्छी बात है। और इसके अलावा जो मैंने एक कंडीशन ये रखा है कि आपके बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये होता है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और जो भी मैं यहाँ से आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया रहे। कुछ बच्चे गलती यही करते हैं कि वो हर जगह वही फॉर्मूला यूज करने लगते हैं, लेकिन ये हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो पार्टिकुलर केस के लिए आएगा जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म हो जाए। अच्छा एक बात और, हम अभी जा रहे हैं करने डिस्कस मोशन इन वन डिमेंशन, और वो
या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन बोलो इसको, मोशन इन वन डायरेक्शन। और अभी फिलहाल हम जो बात करेंगे मोशन का वो हम मान के चल रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। मेरा मोशन होने वाला है अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका अलोंग वाई एक्सिस हो सकता है और अलोंग जेड एक्सिस हो सकता है, फॉर्मूला सिमिलर आता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमने ये माना है एक्स एक्सिस, और ये मैंने माना है एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका पोजीशन है। और कोई एक पार्टिकल है जो कि टी बराबर जीरो पे, समय जीरो पे, वो कहीं एक्स बराबर एक्स नॉट पे था। अच्छा देखो, यहाँ पे समय जीरो का मतलब या टी बराबर जीरो का मतलब ये नहीं हुआ कि जब अपना ये दुनिया क्रिएट हुआ था, बना था, कि एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, ऐसा बात नहीं है। टी बराबर जीरो का मतलब ये हो रहा है कि जब से आपने मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया है उसको हम मानते हैं टी बराबर जीरो। तो कुछ लोग को ये भी होता है कन्फ्यूजन कि आप कब समय को मानते हो जीरो। तो जब हम मोशन को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं तभी हम लोग मानते हैं समय जीरो, और वहां से हम लोग समय काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने माना कि टी बराबर जीरो पे मेरा जो बॉडी था या जो मेरा पार्टिकल था वो एक्स बराबर एक्स नॉट पे था। ओके, और उसका जो वेलोसिटी था वो था आपका यू मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड। टी बराबर जीरो पे जो इसका वेलोसिटी है वो है यू मीटर पर सेकेंड, और मेरा पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है। ओके देखो, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी या जिसको हम बोलते हैं कि वेलोसिटी है टी बराबर जीरो, उसको हम लोग शो करते हैं यू से, वही मैंने यहाँ पे शो किया है यू मीटर पर सेकेंड। चलो अच्छी बात है। और इस पार्टिकल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का मतलब कि तुम्हारा ए कांस्टेंट है और ए आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन जो कि हम कांस्टेंट मान के काम कर रहे हैं। अच्छी बात है सर। तो ये था समय बराबर जीरो पे, और मान लो कि आफ्टर टाइम टी, एट टाइम टी, जो बॉडी का पोजीशन था वो कुछ हो गया है एक्स। पोजीशन एक्स होने का मतलब कि ये ऑरिजिन से अभी एक्स डिस्टेंस पे हो जाएगा। सब लोग इसको ध्यान से समझना। और टी बराबर जीरो पे मतलब हमने जब मोशन स्टार्ट किया है तब वो कहीं एक्स बराबर एक्स नॉट पे था, मतलब कहीं यहाँ पे रहा होगा। ये था इसका पोजीशन। चलो अच्छी बात है। और आफ्टर टाइम टी उसका पोजीशन हो गया है एक्स, और हम मान के चल रहे हैं कि इस समय पे जो उसका वेलोसिटी है वो आपका हो गया है वी मीटर पर सेकेंड। ये हम मान के चल रहे हैं कि एट टाइम टी उसका पोजीशन हो गया है एक्स, उसका वेलोसिटी हो गया है वी। यहाँ पे यू क्या है, वेलोसिटी है टी बराबर जीरो। वी क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। ये सब तुम लोग बातें याद रखना। और ए क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन, और इसको मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है जो कि तुम लोगों को पहले से आइडिया है। चलो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। हम लिखेंगे कि एज वी नो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये सबको पता है ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डीवी इक्वल टू ए डी टी, डीवी इक्वल टू ए डी टी मैंने किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो तो ये तुम्हारा आ गया है इंटीग्रल फॉर्म में, मतलब कि हम करेंगे यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो हमको यहाँ पे लिमिट भी करना पड़ेगा पुट, लिमिट पुट करेंगे। हमको पता है कंडीशन, देखो क्या पता है कि जब समय बराबर जीरो पे, एट टी बराबर जीरो पे, जब तुम्हारा समय जीरो था तब हमको पता है कि उसका वेलोसिटी कितना था, उसका वेलोसिटी था यू, वेलोसिटी में लिख दिया यू। आफ्टर टाइम टी मतलब जब समय हो गया है टी तो उसका वेलोसिटी हो गया वी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी। देखो ये मैंने पुट किया लिमिट। ओके अच्छी बात है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन है, जिनको इसका आइडिया नहीं है, आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन, वो तुमको जाके वो लेक्चर देखना होगा। बहुत ही बेसिक अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज वी, और लिमिट होगा आपका यू से लेके वी तक इज इक्वल टू। देखो तो मैंने एक्सलेरेशन को कांस्टेंट माना है, और अगर मैं एक्सलेरेशन को कांस्टेंट मानूंगा तो कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, मतलब कि ए आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और समय बराबर जीरो से लेके टी तक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो भी मैं इक्वेशन बना रहा हूँ वो आ रहा है फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन और कांस्टेंट एक्सलेरेशन। जहाँ पे भी आपका एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा वहाँ वहाँ पे आप जो भी आज हम लोग फॉर्मूला लेके आएंगे आप यूज नहीं कर पाओगे। ये तुम लोग अपने दिमाग में सेट कर लो इसको। ओके, अब ए आपका था कांस्टेंट तो उसको मैंने ले लिया बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज नथिंग बट टी, ये आपका हो गया टी, और समय आपका जीरो से लेके टी तक। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट।
तो जब हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है, यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे करेंगे लिमिट पुट करेंगे t का, तो आ जाएगा t माइनस जीरो, या आप इसको लिख सकते हो कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या आप इसको लिख सकते हो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और सबको ये पहले से पता है, सबने क्लास 9 में या 10 में किया होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब चलो और भी करते हैं इस पे चर्चा। तो मेरे पास पहला आया है इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम जानते हैं, वी नो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, हमको ये भी पता है, मतलब कि जहाँ पे यहाँ v था वहाँ पे हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या देखो इसको हम लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। फिर से ये तुम्हारा आ गया है इंटीग्रल फॉर्म में, तो करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ओके, चलो और देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पे आपका यू कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, यू कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ पे आपका ए कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने टी को बाहर क्यों नहीं लिया, तो टी हमारा कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे समय बीत रहा है आपका टाइम भी चेंज कर रहा होगा, तो टी इज नॉट कांस्टेंट, ओनली एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट। और यू कांस्टेंट इसलिए था कि वो आपका स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी शो कर रहा था, तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फिक्स ही होगा। तो यू और ए कांस्टेंट था, टी आपका वेरिएबल है, तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते हो। अब आपको यहाँ पुट करना होगा लिमिट, तो चलो करते हैं लिमिट पुट। तो सब लोग देखो इस डायग्राम को, ये देखो डायग्राम को, तो हम लोग मान के चले थे कि जब समय जीरो था, जब समय था जीरो, तो समय जीरो पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स नॉट, तो जब टी जीरो तो पोजीशन था एक्स नॉट, जब समय हो गया है टी या आफ्टर टाइम टी उसका पोजीशन हो गया है एक्स, तो लिमिट आपका हो जाएगा एक्स नॉट से लेके एक्स तक। अब फिर से हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करने के बाद ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे आपका ई हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, लिमिट पुट करने के बाद आ जाएगा टी माइनस जीरो, प्लस ए आपका कांस्टेंट था तो कांस्टेंट बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट करेंगे पुट जीरो से लेके टी तक, तो यहाँ से आपका आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू देखो यू टी एंड प्लस ए बाई टू, और लिमिट पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस जीरो, मतलब ये आया है x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये अपना है x माइनस एक्स नॉट, तो ये है क्या, तो x माइनस एक्स नॉट इज चेंज इन पोजिशन, x माइनस एक्स नॉट इज चेंज इन पोजिशन, और हमको पता है कि चेंज इन पोजिशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो मेरा x माइनस एक्स नॉट है वो क्या दे रहा है, वो हमको दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं s से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये भी इक्वेशन सबको पता है, ये आपका हो गया है इक्वेशन नंबर 2, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t। अब एक बात सब लोग यहाँ पे अपने दिमाग में आज सेट कर लो और अभी सेट कर लो कि s इज डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे s डिस्टेंस होता है, वो गलत सोचते हैं, s इज नॉट डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन कुछ पार्टिकुलर केस के लिए, इन सम पार्टिकुलर केस, आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो उस पार्टिकुलर केस के लिए ही सिर्फ आप डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हो, जो कि आज तक तुम लोग करते आए हो क्लास 9 में या क्लास 10 में। लेकिन अभी हम लोग को जाके जो ज्ञान की प्राप्ति अभी हुई है,
कि वहां पे जो एस होता है वो आपका डिस्टेंस नहीं होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। कुछ पार्टिकुलर केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता था, इसलिए आपको इस फॉर्मूले से डिस्टेंस भी मिल जाता था। लेकिन ये हर एक केस के लिए आप इस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हो। इस बात को सब लोग अपने दिमाग में सेट कर लो, चाहो तो अपने कॉपी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला में इसको लिख भी लो, ताकि तुम इसको कभी भूलो नहीं। तो हमने लिखा कि इन सम पार्टिकुलर केस आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो उस केस में आप डिस्टेंस के लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हो। अब वो पार्टिकुलर केस कौन सा है तो मैं बताता हूं आपको। मैं जिस पार्टिकुलर केस का बात कर रहा हूं वो केस है कि व्हेन पार्टिकल इज मूविंग along a straight line, या फिर आप बोल सकते हो वन डिमेंशन में, या एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसका जो पाथ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, कि अगर मेरा बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करे और किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ओनली वन डायरेक्शन, अच्छा इन ओनली लिखो पार्टिकुलर डायरेक्शन, तभी मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक कार है और कार एक हॉरिजेंटल रास्ते पे मूव कर रहा था, और मान लीजिए वो इस पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गया। अभी मेरा कार क्या है कि एक तो वो मेरा कार स्ट्रेट रास्ते पे गया है, सीधा रास्ते पे गया है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही गया है, तो अभी जो भी उसका डिस्टेंस होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आप इस फॉर्मूले से एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन कहानी तब हो जाएगा मतलब गलत, या कहानी तब होगा इंटरेस्टिंग, अगर ये कार इसके बाद इस बी पे जाने के बाद वापस घूम जाए, ताकि वापस वो जब ए की तरफ आने लगेगा, तो उस केस में अब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर गया है, तो उस केस के लिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड कर पाओगे, आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये कहानी सबको समझ में आया कि कोई डाउट है? जल्दी से बोलो मेरे को एक बार। तो इससे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी अपना कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, फिर आप लोग इस बात को याद करके रखना। तो ये अपना आ गया है सेकेंड वाला इक्वेशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गया। अब तुम लोग को बेसिक आइडिया आ गया हुआ कि हमने क्लास 9 में एक और सीखा था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो हाँ वो भी होता है, तो उसको भी अभी हम लोग करेंगे डिराइव। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कि वी नो ए इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। हम ये भी जानते हैं कि ए इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। तो थर्ड वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लेके आएंगे। ओके, अच्छी बात है। चलो देखो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी। फिर से ये तुम्हारा आ गया है इन इंटीग्रल फॉर्म, तो बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो हम फिर से मान के चल रहे हैं कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो ए कांस्टेंट तो आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, हो जाएगा ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और भी इस बार आपका कांस्टेंट नहीं है, कि भी क्या है बोलिए? भी आपका है वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो जैसे जैसे समय चेंज करता जाएगा आपका वेलोसिटी भी चेंज करता जाएगा। तो भी कांस्टेंट नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट का। तो तुम लोग को अगर याद होगा कि स्टार्टिंग वाले कंडीशन पे जब उसका पोजीशन था एक्स नॉट, तो उसका हमने वेलोसिटी माना था यू स्टार्टिंग वाले कंडीशन में, और जब कुछ समय बाद उसका पोजीशन एक्स हो गया था तो उसका वेलोसिटी हमने भी मान लिया था। हाँ बिल्कुल, तो ये मेरा हो गया लिमिट। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा, देखो ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, और जब हम लिमिट करेंगे पुट तो ये तुम्हारा ये ए और विथ लिमिट तुम्हारा आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट में आपका आएगा यू से लेके वी तक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ये 1/2 को आप ले लो बाहर, और लिमिट पुट करने के बाद आपका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2a एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो फिर से
x माइनस एक्स नॉट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लिख देंगे एस से, तो आपका आ जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कोई तुमको पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब फिर से देखो यहाँ पे s क्या है, s इज द डिस्प्लेसमेंट। और फिर से ये जो मेरा तीनों इक्वेशन वैलिड कब होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बार बार मैं अभी एक दिन तक ये बोलते जाऊंगा ताकि तुम लोग को दिमाग में सेट हो जाए, तुम लोग आगे चल के गलती ना करो, इसलिए मैं हमेशा बोलते रहूंगा इसे। तो आ जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, चलो अच्छी बात है। तो ये अपना आ गया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए मेरे पास जो इक्वेशन बने हैं वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन, एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा इक्वेशन। अच्छी बात है। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, u क्या था, स्टार्टिंग का वेलोसिटी जब हमने मोशन का स्टडी करना शुरू किया है। ओके, a क्या था, एक्सेलरेशन, t क्या था कि आप कितने टाइम बाद चाहते हो वेलोसिटी फाइंड करना, वैसे ही आपका s है कि t टाइम बाद कितना होने वाला है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छी बात है। अब देखो कि इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट इन वेक्टर फॉर्म। तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर एंड इनटू t। अब कुछ लोग हो सकता है कि ये पूछेंगे कि आपने t के ऊपर एरो क्यों नहीं दिया, तो टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v u a पे मैंने एरो का साइन शो किया है क्योंकि वो शो कर रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और वो वेक्टर होते हैं। सिमिलरली हम लिखेंगे कि s वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। थर्ड वाले को हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म v डॉट v इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s। तो इन तीनों को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है नॉलेज के लिए। हालांकि अगर आपके बॉडी का मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा, तो फिर उस केस में आप इसको इस सिंपल वाले फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको वेक्टर फॉर्म में यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम लोग जो मोशन का स्टडी करना स्टार्ट करेंगे वो मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम जब मोशन इन अ प्लेन जाएंगे तो भी हम लोग वहां पे दो स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को कंबाइन करेंगे एक साथ। तो सिंपल सी कहानी ये है कि पूरे चैप्टर में हमको अलग अलग डायरेक्शन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी करना है। मतलब कि हम लोग को अगर ये वाला फॉर्मूला याद रहे तो कोई खराबी की बात नहीं है, हम लोग को ये वेक्टर वाले फॉर्म में यूज करने का कोई खास जरूरत पड़ता नहीं है। आपको अगर सिंपल फॉर्म में याद रहे तो हम लोग इससे भी काम कर सकते हैं अपना। ओके, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इस सिंपल फॉर्म में यूज करना है, मतलब कि आपको अगर आप चाहते हो कि हम वेक्टर फॉर्म में यूज ना करें, ये जो मैंने आपको पहला फॉर्म बताया उसमें आप चाहते हो यूज करना, उसके लिए आपको एक बात का बस ख्याल रखना पड़ेगा, और एक बात वो ये है कि आपको किसी एक तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव मानना है। आपको एक मिनट, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आपको कोई एक डायरेक्शन अपने मन से पॉजिटिव मान लेना है। तो जैसे देखो ध्यान से कि फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी अभी हम लोग जो पहला दो क्लास जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें मेरा मोशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक दो क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वाई डायरेक्शन या मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो आपका बाद में आएगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि आप लोग अपने मन से किसी एक तरफ पॉजिटिव मान सकते हो, और मैं तुमको बोलता हूं कि तुम मानना राइट साइड को पॉजिटिव। हम लोग राइट साइड को मानेंगे पॉजिटिव, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो कुछ भी हो रहा होगा उसको हम लोग मान लेंगे नेगेटिव में। मतलब कि जब आपको इक्वेशन इस पहले फॉर्म में यूज करना है तो आपको इस पॉजिटिव और निगेटिव वाले बात का बस ध्यान रखना होगा। ओके, सिमिलरली जब हम लोग स्टडी करेंगे दो क्लास बाद मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो उस केस में हम लोग इस ऊपर वाले को मानते हैं पॉजिटिव।
तो हम लोग उसके जस्ट अपोजिट तो जो नीचे वाला होगा ना, उसको हम मान लेंगे निगेटिव। बस आपको इतना बातें याद रखनी पड़ेगी। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो मेरे से, बोलो तो। अब देखो, अब कुछ लोग सोच रहे हो कि आपने राइट साइड को ही पॉजिटिव क्यों माना है, तुम लोग लेफ्ट साइड को भी पॉजिटिव मान सकते हो, तो फिर उस केस में तुम्हारा राइट साइड वाला आ जाएगा निगेटिव में। तो आप किसी भी एक तरफ को पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन हम लोग फॉर कन्वीनियंट, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो मेरे को बार बार बोलना ना पड़े कि हमने किस तरफ पॉजिटिव माना है, तो उसके लिए हम लोग राइट साइड वाले को पॉजिटिव मान लेंगे और लेफ्ट साइड वाले को मान लेंगे निगेटिव, और ऊपर वाले को मान लेंगे पॉजिटिव और नीचे वाले को मान लेंगे निगेटिव। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है ना, इसका मैं तुमको अभी एक दो आसान आसान सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुमको भी समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो कि हमने बोला कि मेरे पास एक कार है, ये मान लो कार है, और कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अगर क्वेश्चन में कार के वेलोसिटी का या मोशन का डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हो, तो हम लोग उसको पॉजिटिव की तरफ ही मानते हैं, मतलब हम लोग उसको मान लें कि मेरा कार राइट साइड की तरफ मूव कर रहा था। तो बस बोला ये कि कार का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने उसको मान लिया है राइट साइड में, देखो मैंने वहां पे शो किया एरो। और इसको मैं लिख दूंगा यू से, क्योंकि हम लोग यू से मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, तो यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मेरे को जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है कि इस कार का जो एक्सेलरेशन है, इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब कि वो भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो उसको भी मैंने शो किया है एरो से, देखो राइट साइड में। ओके, अच्छी बात है। अब आपसे पूछा ये है कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट, find velocity of car after 5 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन रीड करके, यहाँ पे कुछ रीड करने के लिए है नहीं, मैंने सब बोल दिया। आप पहले ये देखना कि मेरे को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया है इनिशियल वेलोसिटी यू 10 मीटर पर सेकेंड, और जिस तरफ हम पॉजिटिव मानते हैं उस तरफ ही है, तो उसको मैं +10 मान लिया है मैंने। और जो आपका ए है वो भी है पॉजिटिव में, तो आपको हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भी, और आपसे पूछा है एस, और टी हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड। ओके, अच्छी बात है। तो अगर आपको भी फाइंड करना है, हमको यू पता है, ए पता है, टी पता है, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो अब सबके मन में आया होगा कि हम लोग यूज करेंगे भी बराबर यू प्लस ए टी। ओके, तो यूज भी बराबर यू प्लस ए टी। यू कितना था +10, तो आप +10 को सिर्फ 10 भी लिख सकते हो, तो यू आपका हो गया 10 प्लस ए कितना है देखो, तो वो भी +2 था, वो आप उसको लिख दो 2, और समय कितना था 5 सेकेंड, तो आपने उसको दिया 5, तो आपका आ जाएगा 10 + 10 = 20 मीटर पर सेकेंड। और जो आपका भी आया है देखो, वो भी आया है प्लस में, यही ना, ये आपका आया +20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आफ्टर 5 सेकेंड जो कार का वेलोसिटी आने वाला है वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और साइन प्लस शो कर रहा है कि वो अभी भी राइट साइड की तरफ ही मूव कर रहा है। तो आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड राइट साइड। सबको समझ में आ गया ना, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हमको यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, तो हम लोग यूज करेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू था प्लस में तो 10, और टी कितना है, टी आपको दिया है 5, तो 5 प्लस हाफ, ए भी प्लस में तो 2, टी आपका था 5, तो 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 50 + 25, मतलब कि 75 मीटर। अब देखो तो आपका एस भी आया है +75 मीटर, मतलब कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हुआ है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और सबको दिख भी रहा है कि जो मेरा कार हुआ है डिस्प्लेस, वो राइट साइड ही तो हुआ है डिस्प्लेस, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में ही आना चाहिए था। चलो अच्छी बात है, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छा एक बात और, तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, तो अब तुम इसको भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 से भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि हमको भी पता है, क्यू पता है और ए भी पता है। देखो करते हैं। तो आफ्टर 5 सेकेंड हमको भी पता था 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने किया 20 का होल स्क्वायर 400, यू था आपका 10, तो 10 का होल स्क्वायर 100 +2 इंटू ए कितना था 2, तो 2 इंटू एस,
तो ये आपका आ जाएगा 300 इक्वल टू 4 एस, तो यहाँ से एस आ जाएगा 300/4। देखो ये भी आ रहा है +75 मीटर, तो आप इससे भी कर सकते थे। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया डायरेक्शन का यूज करके, और इसमें तो कोई लफड़ा हुआ नहीं, सबका सब पॉजिटिव ही था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपका निगेटिव में भी आ जाएगा, तो और कंसेप्ट हुआ क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, तो फिर से मेरे पास एक कार है। इस कार का इनिशियल वेलोसिटी फिर से है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो राइट साइड में मूव कर रहा है, मतलब कि अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। इस बार मैंने बोला कि कार में हो रहा है रिटार्डेशन, कार में हो रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो अब जैसे ही आपको ऐसा कुछ वर्ड मिल गया है रिटार्डेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड घट रहा होगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में भी इसका वेलोसिटी है उसके जस्ट अपोजिट इस बार हो रहा है एक्सेलरेशन। तो हम लोग नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब कि इस बार जो इसमें ए होगा वो होगा जस्ट इसके अपोजिट। तो आप लिखोगे कि आप ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि इन निगेटिव डायरेक्शन। तो इस पर मेरा क्वेश्चन ये हुआ। ओके, और आपको बताना है कि फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल टू 4 सेकेंड एंड आफ्टर टी इक्वल टू 6 सेकेंड। आपको इस दो समय पे बताना है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड एंड एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, देखो ध्यान से। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी था उसको हम शो करेंगे सिंबल यू से, और वो हमको दिख रहा है कि था पॉजिटिव वाले में, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे यू बराबर +10 मीटर पर सेकेंड। जो आपका ए था वो इस बार है निगेटिव डायरेक्शन में, तो इस बार हम ए लिखेंगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो क्या था वो था आपका रिटार्डेशन, तो ये हो गया -2। और टी कितना दिया है, टी हमको दिया है, अच्छा देखो आपको दो समय दिया है, दिया है t1, मैं लिखता हूँ t1 इक्वल टू 4 सेकेंड, और एक आपको दिया है t2 और वो दिया है 6 सेकेंड। तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं वेलोसिटी है t इक्वल टू 4 सेकेंड, और उसको मैंने नाम दिया है v1। तो हम क्या करेंगे, यूज वही ना, हम लोग करेंगे यूज v बराबर u प्लस ए टी। हो जाएगा कि u प्लस ए इंटू टी वन। तो u कितना है आपका +10, तो +10 प्लस ए कितना हो जाएगा, तो -2 इंटू टी वन कितना था 4, आ जाएगा 10 - 8 इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका v1 का वैल्यू आ गया है +2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आफ्टर 4 सेकेंड, मान लो ये था समय बराबर 0, तो आफ्टर 4 सेकेंड या t बराबर 4 सेकेंड पे जो कार का वेलोसिटी आया है वो कितना आया है, वो आया है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव में ही आया था ना, मतलब कि अभी भी आपका कार राइट साइड में ही मूव कर रहा था। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग फाइंड करते हैं v2 की वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। हो जाएगा u प्लस ए इंटू टी टू। तो u कितना था, फिर से वही 10 लेंगे, प्लस ए कितना हो गया आपका -2, टी टू कितना है 6। तो देखो इस बार आपका आ जाएगा 10 - 12, मतलब ये आपका आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो v2 का वैल्यू आ गया है -2 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि t बराबर 6 सेकेंड पे, t बराबर 6 सेकेंड पे जो कार का वेलोसिटी है वो है इन निगेटिव डायरेक्शन का। अब हम लोग शो करेंगे कि कार मेरा मूव कर रहा था निगेटिव डायरेक्शन में एंड v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या, वो जो माइनस साइन शो कर रहा था वो हमको शो कर रहा है डायरेक्शन। जल्दी से बोलो, सबको समझ में आया ना कि माइनस साइन कैसे यूज करना है मेरे को, जल्दी बोलो। ओके 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 ओके। अब तुम लोग अगर अगर तुम लोग को मन कर रहा है तो एक बार तुम लोग फाइंड कर लो डिस्प्लेसमेंट S1 और डिस्प्लेसमेंट S2 जल्दी से, और फाइंड करके हमको बताओ कि कितना आंसर आने वाला है। जल्दी करो तो सॉल्व करते हैं। तो S1 फाइंड करना है तो हम लोग करेंगे यूज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो S1 के लिए आपका u कितना है, देखिए u तो हो जाएगा 10, +10 था तो 10 इंटू, और t1 हो जाएगा 4, तो 4 प्लस हाफ, ए आपका हो जाएगा -2, तो -2 एंड टी का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 40 एंड माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब ये आपका आ रहा है 24 मीटर। तो S1 आ गया 24 मीटर। ओके अच्छी बात है। अब फाइंड करते हैं S2। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, u हो जाएगा 10 आपका
टी हो जाएगा 6 माइनस हाफ, और ए कितना होगा आपका, सॉरी आप यहाँ पे अभी लिख दो प्लस, तो प्लस हाफ, ए हो जाएगा -2, और टी का होल स्क्वायर तो 6 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 60 माइनस 36, तो ये भी आपका आने वाला है 24 मीटर। दोनों ही डिस्प्लेसमेंट आया है 24 मीटर। अब तुम लोग सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है कि दो डिफरेंट समय पे, 4 सेकंड पे भी और 6 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट सेम है। तुम लोग सोचो, तब तक मैं तुमको ये डायग्राम बना के समझाता हूँ। ओके, तब तक तुम लोग सोचो। देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले जो मेरा कार था वो कर रहा था मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उसका जो ए था वो था तुम्हारा निगेटिव में। मतलब क्या होगा कि इस कार का स्पीड घटेगा, इस कार का स्पीड घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा कार रेस्ट में आ जाएगा। जब तुम्हारा कार क्या आ जाएगा, कार रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि जो कार में एक्सेलरेशन है वो उसके वेलोसिटी के अपोजिट था। और तुम अगर ध्यान से उस क्वेश्चन को देखो तो ये तुम्हारा कार रेस्ट में आएगा एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे। आप अगर v बराबर u प्लस ए टी से यूज करो और v का वैल्यू करना पुट 0, तो देखना तुम्हारा t आएगा 5 सेकेंड। तो t बराबर 5 सेकेंड पे वो कार रेस्ट में आ जाएगा, मतलब कि t बराबर 4 सेकेंड पे मेरा कार कहीं आ रहा होगा। t बराबर 4 सेकेंड पे मेरा कार कहीं आ रहा होगा, और ये ही आपका आया था 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हुआ क्या कि t बराबर 5 पे मेरा कार रेस्ट में आ गया, लेकिन उस पे अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, और वो कहाँ था, वो था इन निगेटिव डायरेक्शन। मतलब कि अब जो आपका कार था ना वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि t बराबर 6 पे वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया क्या? इसीलिए इस दोनों समय के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर आया था। बोलो जल्दी से सब लोग, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अरे कौन है भाई? मैंने बोला कि स्टार्टिंग में कार का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वो चलना स्टार्ट किया, लेकिन कार में जो एक्सेलरेशन था ना वो उसके वेलोसिटी के अपोजिट है। देखो मैंने उसको -2 से शो किया है। तो उस कार का स्पीड डिक्रीज करेगा, और वो कार टी बराबर 5 सेकेंड पे जाकर रेस्ट में आ जाएगा। वो कार टी बराबर 5 सेकेंड पे जाकर रेस्ट में आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी भी कार में जो तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा था लेफ्ट साइड में, तो उस एक्सेलरेशन के चलते कार तुम्हारा वापस लेफ्ट साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि जब टी बराबर 6 सेकेंड होगा ना तो फिर से वो तुम्हारा यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखो टी बराबर 4 पे भी वो यहीं था, और टी बराबर 6 पे भी वो यहीं पे है। मतलब कि इस दोनों पर्टिकुलर समय के लिए, 4 के लिए और 6 के लिए, उसका डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर ही आया था। अब समझ में आया? तो ये हमने फाइंड कर लिया दो डिफरेंट समय पे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे डिस्टेंस नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे डिस्टेंस नहीं पूछा था। एक्चुअल में हम अगर तुमसे पूछते कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड तक अपने को कोई लफड़ा नहीं होता, क्योंकि 4 सेकेंड के लिए जो होगा डिस्प्लेसमेंट वही होगा डिस्टेंस, क्योंकि मेरा कार एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता कि डिस्टेंस एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड, फिर तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो कार पहले टी बराबर 5 तक गया है, फिर वापस से वो अपना डायरेक्शन चेंज किया है, मतलब कि इस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होगा। ये मेरा बात सबको समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। टी बराबर 4 के लिए जो होगा डिस्टेंस वही होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरा कार एक स्ट्रेट पाथ में पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था। लेकिन टी बराबर 6 के लिए अब कार के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? बोलो बोलो जल्दी। ओके, तो ठीक है, चलो आज तुम लोग इतना समझ लिए, ये काफ़ी है। मैं आज क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, तुम लोग घर पे जाना और जो भी मैंने बताया है उसको एक बार सब लोग सोचना कि क्या क्या मैंने तुमको कंसेप्ट बताया है,